ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। बस एक चीज मैं ऐड ऑन और करना चाह रहा हूं कि भाई अभी तक हमारे यहाँ 2017 तक 12th 5 ईयर यानी 12 5 ईयर प्लान खत्म हो चुके हैं। और यहाँ इसके बाद जैसा हम लोग जानते हैं कि 2015 में आ चुका था नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके बाद से 5 ईयर प्लान बनने खत्म हो गए। अब एक जो हमारे यहाँ प्लान बना है इसको बोल सकते हैं ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान बना है, जिसका ड्यूरेशन है 2017 से 2035। 17 ईयर्स का लॉन्ग ड्यूरेशन है, जिसको 13th प्लान भी इसको कहेंगे इसको। और 5 ईयर प्लान जो हमारे बने थे, सिर्फ 12 5 ईयर प्लान बने थे, 2017 के बाद इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। आप जिस क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, कितने 5 ईयर प्लान बने? 12। इसके बाद नहीं बने भाई। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये पॉलिसीज बनी इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 1950 से 1990 तक के टाइम पीरियड में एंड आफ्टर 1991। क्योंकि 1991 में हमारी एक नई पॉलिसी आ गई थी जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। इसको भी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले तक के हमारी जो पॉलिसीज रही उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। अगर मैं 1950 से 1990 तक के टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, एक एक चीजों को हम लोग देखेंगे भी, समझेंगे भी। मेजरली रिलायंस यानी कि जो ट्रस्ट किया गया वो किया गया था पब्लिक सेक्टर पर, और उस समय हमारी 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी। किसके लिए? फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए। रेगुलेटेड डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ? प्राइवेट सेक्टर का। चलिए एक काम करते हैं, इनको देखते हैं पिक्चर के थ्रू और फिर लौट कर आते हैं इसी वाली स्लाइड पर। अभी हम लोग 4 चीजें समझने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर का मेनली रोल रहा था, प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, रेगुलेटेड कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का रेगुलेटेड डेवलपमेंट किया गया। और लास्ट हम लोग आज समझने वाले हैं, अभी समझने वाले हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे, क्या उस समय हमारे पास कंडीशन थी। सबसे पहले पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उस समय जैसा मैंने आप लोगों को मैंने बताया कि अराउंड 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व की गई। किसके लिए? फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्री यानी 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया और पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा रिलायंस किया गया। कौन से टाइम पीरियड में? 1950 से लेकर 1990 तक के टाइम पीरियड में। ये था हमारा पहला हम लोगों का फीचर। सेकंड की अगर हम लोग बात करें, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था, प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट हुआ बड़ा रेगुलेटेड डेवलपमेंट हुआ। कुछ एक्ट लगाए गए थे जिसका नाम है एमआरटीपी एक्ट, और एमआरटीपी की फुल फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में। और अब इसको रिप्लेस कर बना दिया गया है कंपटीशन एक्ट 2002। ये दोनों एक्ट है क्या? एमआरटीपी के अंदर मेन मोटिव ये था कि किसी भी कंपनी की मोनोपोली को रोका जाता था। मोनोपोली कैसे? कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनी होती थी वो अपनी मोनोपोली यानी कहने का मतलब है कि अपना ही राज करती थी, राज, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो सारे रिसोर्सेज खरीद लेती थी। छोटी छोटी कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं बचते थे, इसलिए वो मोनोपोली करती थी। और इस मोनोपोली को बचाने के लिए ही एक एक्ट लगाया गया जिसका नाम है एमआरटीपी एक्ट। लेकिन अगर आप लोग यहां से यहां पर अगर फोकस करें, बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया।
1969 में मोनोपोली को रोकने के लिए एक्ट लगाते हैं जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रिएट ना हो। इसका मेन मोटिव ये था कि कंपटीशन को अवॉइड करना, मैं तो कहूंगा टू अवॉइड कंपटीशन, इसके लिए बनाया गया। लेकिन 2002 में इसके अपोजिट एक एक्ट बनाया गया कि कंपटीशन एक्ट 2022, और इसका मेन मोटिव क्या था, टू प्रमोट कंपटीशन, यानी कंपटीशन को क्या करना, प्रमोट करना, ये था मेरा कंपटीशन एक्ट। तो 1969 की हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पर एक MRTP एक्ट लगाया गया, इवन पब्लिक सेक्टर पर, जिससे उसकी मोनोपोली ना हो जाए। और दूसरी बात, एक एक्ट और लगाया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने वाला एक ऐसा एक्ट जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। 1951 में इसको लगाया गया, जिसके कारण, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली ना कर सके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो समझ आ रहा होगा, भाई ये कोई बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है। यहां क्या हो रहा है, बहुत सारी वुमेन यहां वर्किंग हैं और छोटी छोटी मशीन, एक मोटर लगा हुआ है, इस पर वर्क कर रही हैं। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया। किससे प्रोटेक्ट किया गया, फॉरेन कंपटीशन से भी किया गया। फॉरेन कंपटीशन से कैसे किया गया, इसको हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री से भी इसको प्रोटेक्ट किया गया, और ऐसी इंडस्ट्रीज को जिसको कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और इसको अगर मैं कहूं 1950 से 1990 तक के टाइम पीरियड में इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, इनको सब्सिडी दिया गया। ये रहा था हमारे 1950 से 1990 तक का थर्ड सबसे बड़ा फीचर। लेकर चलते हैं फोर्थ वाले फीचर पर। भाई उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पीरियड में, कि हमारे पास सेविंग कम थी, और सेविंग कम होगी तो वही बात है, जिसके पास पैसा ही नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी उतने नहीं थे, यानी कि बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। फोर्थ प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी, या फोर्थ फीचर हमारे लिए ये था। चलिए लेकर चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर, और फिर एक बार दोबारा से हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं। मेजरली रिलायंस किया गया पब्लिक सेक्टर पर। कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व, 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी। प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेटेड डेवलपमेंट किया गया, MRTP एक्ट 1969 लगाया गया, और साथ में आप लोगों का IDRA एक्ट लगाया गया इंडस्ट्रीज का, जिससे कि रेगुलेटेड डेवलपमेंट किया जा सके। 1951 वाला ये भी एक्ट लगाया गया था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया। कौन से कंपटीशन से, फॉरेन कंपटीशन से, और हमारे यहाँ की लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रोकने के लिए तो सबसे बढ़िया एक्ट ये होता है, उनकी मोनोपोली को रोकने के लिए MRTP एक्ट 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोली रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। और लास्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। अभी कुछ इसके और फीचर्स है, चलिए उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। फॉरेन कंपटीशन, जैसा मैंने बताया कि फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको भी समझेंगे। फॉरेन कैपिटल पर रोक लगा दिया गया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होने लगा, हैव इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया। चलिए एक एक बात समझ लेते हैं थ्रू पिक्चर्स। भाई फॉरेन कंपटीशन को रोकने के लिए एक तो गवर्नमेंट ने ये कहा भाई बाहर से हमारे यहां गुड्स नहीं आएंगी। नहीं का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं आएंगी। इसको रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए जिसको हम लोग समझते हैं अपने नेक्स्ट वाले पिक्चर से।
इस पिक्चर को देखें, क्या है ये है इंपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो चीजें मेरी बाहर से आती हैं इसको बोलते हैं इंपोर्ट। ये है एक कस्टम ऑफिस, क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या रोक रहे हैं, इंपोर्ट को रोक रहे हैं। अब इंपोर्ट को कैसे रोका जाए, बाहर से आने वाली गुड्स को कैसे रोका जाए, इसके अपने कुछ होते हैं तरीके। एक होता है हमारा टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि भैया यहां पर जो बाहर से गुड्स आ रही हैं इस पर टैक्स को इंक्रीज कर दे। एक एग्जांपल, 100 रुपीज की एक पर्टिकुलर गुड, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, 50 रुपीज का लगा दिया उस पर क्या टैक्स, कितने रुपए की गुड हो गई, 150 रुपीज की हो गई। अब 150 रुपीज की फॉरेन गुड हो गई, महंगी हो गई, इंडियन मार्केट में इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसको खरीदने वाले कम हो जाएंगे। एक तरीका था अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने का, टैरिफ यानी टैक्सेशन लगाकर। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं नॉन टैरिफ, जिसमें आता है हमारा कोटाज। कोटाज का मतलब होता है लिमिट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे कि हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट, और इसकी हम लोगों ने क्या किया, लिमिट सेट कर दिया कि भाई हम 1 लाख क्विंटल से ऊपर हम वीट को इंपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे 1 लाख क्विंटल हो जाएगा इसके बाद हम मना कर देंगे कि भाई हमें इंपोर्ट नहीं करना, एक लिमिट सेट कर रहे हैं। इसके थ्रू भी हम फॉरेन कंपटीशन से अपने यहाँ की कंपनीज को बचा सकते हैं। तो दीज आर 2 वेज जिसके कारण हमने अपने यहाँ की कंपनीज को फॉरेन कंट्रीज से बचाया। लेकिन अब एक और बात कर लेते हैं कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। जब हम बाहर से चीजें परचेज करते हैं इसी को कहते हैं इंपोर्ट। भाई ये तो इंपोर्ट हुआ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। मुझे ये बताइए कि सब्स्टिट्यूट यानी जिसका कहते हैं ऑल्टरनेट, है ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट। अब मुझे बताइएगा कि हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, इसका ऑल्टरनेट क्या है। सिंपल सी एक बात कि मैं मार्केट से नहीं मंगाना चाहता कोई पर्टिकुलर चीज, अब इसका तरीका क्या है। इसका तरीका भाई सिर्फ इतना है कि क्यों ना मैं उसे अपने घर में बना लूं। तो इंपोर्ट का तरीका, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि भैया जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना इसको अपने कंट्री के अंदर बना लिया जाए। तो इसी को कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरी हमारे यहाँ की खास बात ये रही कि हमने बाहर से आने वाली चीजों पर रोक लगा दिया। अब इसका एक एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास से फॉरेन करेंसी जो जा रही थी, भाई इंपोर्ट करेंगे पैसा जाएगा ना, वो जाना कम हो गया। फॉरेन कैपिटल पर आने से रोक लगाया गया, किसके थ्रू, फेरा एंड फेमा एक्ट, फेरा एक्ट के थ्रू। और फेरा एक्ट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको 1973 में लेकर आया गया था, जिसका मैं मीनिंग यहां लिख देता हूं। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये होता है, या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई फॉरेन कैपिटल जो आएगी ना उसको रोकना है। कैसे रोकना है भाई, फॉरेन कैपिटल यानी अगर आपको बाहर से पैसे की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप शेयर्स के थ्रू लेना चाहते हैं, शेयर्स, भाई आप लोगों ने पहले से गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से फॉरेन कैपिटल को आने से रोका गया और फॉरेन रिजर्व, हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था उसको भी जाने से रोका गया, क्योंकि हम जो चीजें बाहर से मंगा रहे थे इसके प्लेस पर हम अपने घर में बनाना स्टार्ट कर दिए। दूसरा फेमा, फेरा को रिप्लेस कर फेमा बनाया गया। कब बनाया गया, 1999 में, और इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बिल्कुल इसका अपोजिट, जिसमें यह कहा गया कि भैया कंपटीशन करिए और कंपटीशन करने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी, हमें एक्सपोर्ट भी करना है। ये सारा ऑब्जेक्टिव था फेमा का।
इस टाइम पीरियड में कुछ हमारी इंजीनियरिंग गुड्स वाली इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया, कुछ स्टील प्लांट्स को भी डेवलप किया गया, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, इसके अलावा राउरकेला स्टील प्लांट, इस तरह के स्टील प्लांट को भी डेवलप किया गया। ये थे हमारे कुछ फीचर्स। लेकर चलते हैं उसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर। जैसा हम लोगों ने देखा, फॉरेन कंपटीशन से अपने यहां की कंपनीज को प्रोटेक्ट किया गया, रोका गया था टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के थ्रू। साथ में हमने ये भी प्लान किया इंपोर्ट नहीं करना, जो चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अपने कंट्री के अंदर बना लेना है। फॉरेन कैपिटल को आने से रोका गया, किसके थ्रू? फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के थ्रू, जिसमें शेयर्स के थ्रू पैसा लेना है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, और फॉरेन करेंसी का हमारे पास जो रिजर्व है वो भी कम ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, पहले 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे और इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने प्लान्स बनाती थी। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब प्लान बनाती थी उसमें सबसे ज्यादा 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाता था कि जिस प्लान में हमारा ऑब्जेक्टिव मॉडर्नाइजेशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने प्लान को मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ही बनाए। हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट किया गया, हम लोगों ने पिक्चर में देखा, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हम लोगों ने देखा, राउरकेला स्टील प्लांट हम लोगों ने देखा, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स वाली इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया गया। सनराइज इंडस्ट्री भी इस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ। सनराइज इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और साथ में एक और इंडस्ट्री डेवलप हुआ जिसका नाम है आप लोगों का किसका? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये कुछ इंडस्ट्रीज हमारे यहां डेवलप हुई। ये थे हमारे फीचर्स 5 ईयर प्लान्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कि क्या क्या हमारे इसके सक्सेस रहे, सक्सेस पॉइंट रहे। देन इसके बाद फेलियर्स को पढ़ने के बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सक्सेस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं भाई। नेशनल इनकम बढ़ गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1951 में या इससे जस्ट पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी नेशनल इनकम जो बढ़ती थी 0.5% पर एनम हुआ करती थी। लेकिन 12th 5 ईयर प्लान आते 12th 5 ईयर प्लान कब आया भाई? 2012 से लेकर 2017 में इसमें टारगेट करा गया कि नेशनल इनकम हमारी कितने परसेंट से राइज होनी चाहिए? 8% से। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या है? अराउंड 6.7% से हमारी नेशनल इनकम राइज होने लगी। यानी पहले से तो कई गुना अगर देखा जाए बेटर है, और इस तरह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ने लगी। पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बात करेंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक पिक्चर और उसको समझते हैं इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नेशनल इनकम टारगेट 12th 5 ईयर प्लान का 8% से राइज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट से हुआ? 6.7 से। लेकिन पहले से बेटर था, कहीं 0.5% पर एनम हुआ करती थी हमारी जीडीपी राइज, सॉरी नेशनल इनकम राइज। पर कैपिटा इनकम, भाई पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन, यानी हर एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है। आप सोचिए कि बुलंदशहर में हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि हमारे यहाँ अर्निंग सपोज हो रही है 10 लाख रुपीस की, एक एग्जांपल ले रहा हूं, टोटल अर्निंग, टोटल इनकम 10 लाख रुपीस, और पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख। या चलिए इसको बदल देते हैं, इसको कर देते हैं 10,000। ये हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। एक हाइपोथेटिकल मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब मुझे बताइए कि पर कैपिटा इनकम कितनी आई? 10 लाख को डिवाइड करेंगे 10,000 से, जो भी हमारा आंसर आएगा इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है। और पहले के कंपैरेटिवली ये भी हमारी इंक्रीज हुई। ये एट प्रेजेंट अगर कहा जाए इंडिया की 91,000 के आसपास है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम एट प्रेजेंट, जो कि कंपैरेटिवली पहले से तो बहुत राइज हुआ है।
जैसा हम लोगों ने कहा भाई उस समय हमारे पास सेविंग कम थी, इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ करते थे। अब बात आती है सेविंग को कैसे इंक्रीज करें। पिक्चर देखिए, समझ आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट को क्या किया गया, ज्यादा कर दिया, जिससे लोग अपने पैसे को, अपने इनकम को ज्यादा सेव करने लगे, सेविंग बढ़ने लगी, और सेविंग बढ़ने के साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट भी, यानी कि जब पैसा सेव होगा तभी तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगे थे। भाई अब बात करते हैं, दो चीजें यहां कहा गया था कि टेक्निकल रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्निकल, एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्निकल रिफॉर्म अप्लाई किए गए। टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले खेती हुआ करता था कैसे, इनके यानी पुराने तरीके से खेती होता था। आज हमारे पास देखा जाए मशीन के थ्रू खेती होता है, इसी को बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म क्या थे या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या थे। भाई अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो यहां तो मतलब ही नहीं बनता। जो जमींदार थे ना वो ओनर होते थे, किसके, जमीन के। और पीजेंट्स जिसको कहा जाता है टिलर, ये फार्मर्स होते थे जो फार्मिंग करते थे। जमीन इनकी, फार्मिंग ये करते थे, यानी सारा बेनिफिट्स इन लोगों को मिलता था। और फार्मर से आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, लगान मूवी, तो ऐसे ही फार्मर से जमींदार लेते थे रेंट, जिसको बोलते हैं लगान, और जितना वो ले सकते थे। इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बेचारा थोड़ा बहुत कमा रहे थे काम करके, और काम करने के बाद में उनको लगान देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था, जमींदार को। यहां एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। गवर्नमेंट ने कहा भाई जो फार्मर हैं वही अब क्या होंगे, ऑनर ऑफ द सॉइल होंगे, यानी उन्हीं को सॉइल की ओनरशिप दी जाएगी जो फार्मर्स हैं। ये था हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसमें सबसे बड़ा चेंज ये आया कि जमीन की जो ओनरशिप थी वो एक्चुअल फार्मर्स को दिया जाने लगा, जो पहले जमींदार को दिया जाता था। यानी जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। कुछ पॉइंट्स और, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी हुआ, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। ग्रोथ किसको बोलते हैं, भाई मेरी एक सीमेंट की इंडस्ट्री है, इसकी 4 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। मैंने डिसाइड किया एक और प्लांट ओपन करने का, इसी को कहते हैं ग्रोथ। लेकिन इसके अलावा अगर कहा जाए डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, सिंपल सी बात, मैं इकोनॉमिक्स और मैं बिजनेस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा अगर अकाउंट्स भी स्टार्ट कर दूं, इसको मेरा कहा जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। यानी सीमेंट के अलावा कंपनी ने सोचा चलो एक काम और करते हैं कि हम लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री में और अपने आप को एंटर करते हैं। कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर भी स्टार्ट कर दिया, कुछ अपना सर्विस प्रोवाइडिंग यहां पर भी स्टार्ट कर दिया। तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ भी हुआ इंडस्ट्री का, डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे, सोशल के बारे में भी समझेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी समझेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में भी। और लेकर चलते हैं आप लोगों को पिक्चर की तरफ, फिर लौट कर आते हैं इसी वाली स्लाइड पर। भाई 2 टाइप की इंडस्ट्री हमारे यहां इंडिया में डेवलप होने लगी इस टाइम पीरियड में। सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये 1950 से 1990 तक के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ। गवर्नमेंट ने इसको सबसे ज्यादा डेवलप किया। और दूसरी रही हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिला इस टाइम पीरियड में। तो 2 टाइप की इंडस्ट्री हमारे डेवलप होने लगी इस टाइम पीरियड के अंदर। ये था हमारा ग्रोथ, और साथ में डाइवर्सिफिकेशन के साथ ग्रोथ। दूसरी बात कर लेते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है
कैसे? भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाने के लिए मेरे अलावा मुझे चाहिए मार्कर, मुझे चाहिए ये बोर्ड, मुझे चाहिए प्रोजेक्टर, मुझे चाहिए आप लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, मुझे चाहिए लैपटॉप। ये सब क्या है? मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जिसके थ्रू मैं बेटर पढ़ा रहा हूं। इसलिए ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है हमारा सोशल। फिजिकल के अंदर आते हैं रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सब आती हैं। क्या ये आप लोगों को नहीं लगता कि 1950 से बेटर हुई है? 1990 तक के टाइम पीरियड में अच्छी खासी डेवलप किया गया और आज भी हो रहा है। साथ में सोशल की बात करें, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीजें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पहले से बेटर होती चली गई। ये था हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ। अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को स्टार्ट किया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मनरेगा, ये 1990 के बाद भी स्टार्ट हुई है, उनमें से कुछ पहले भी रही। तो जिसका मेन मोटिव था एम्प्लॉयमेंट को राइज करना, जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। और अगर देखा जाए ट्रेड का वॉल्यूम, ट्रेड का जो हमारा साइज था वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। पहले हमारा अगर कहा जाए ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो कंपैरेटिवली कम होता था, लेकिन अब तो उसके देखा जाए कम से कम बहुत ज्यादा राइज हो गया। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं एक डेटाबेस। 1948 में हमारा ट्रेड का जो वॉल्यूम था वो केवल 792 करोड़ था, 792 करोड़। और अगर एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो लगभग ये 40 लाख करोड़ रुपए से अबव ये है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड हमारा कितना ज्यादा राइज हुआ। लेकर चलते हैं उसी वाले स्लाइड पर। हम लोगों ने देखा इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक और सनराइज इंडस्ट्री डेवलप हुई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई, स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ ओपन हुए, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट। इकोनॉमिक, जिसके अंदर हमारे आते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज भी डेवलप हुआ। सोशल, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी डेवलप हुआ। एम्प्लॉयमेंट का लेवल राइज हुआ, पहले के कंपैरेटिवली कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हुए, कुछ को जॉब प्रोवाइड हुआ। और फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम तो ड्रास्टिक चेंज आया, 792 से 40 लाख करोड़ से अब आज हम लोग ट्रेड करते हैं। दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। जानते हैं लास्ट टॉपिक कि भाई कुछ फेलियर्स क्या रहे। देखिए, किसी भी चीज के अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो कुछ में कुछ कमियां भी होती हैं। अब समय आ चुका है जानने का कि फेलियर्स क्या रहे। ये सारी स्लाइड्स हम लोग देख चुके हैं। फेलियर्स की बात करें, पॉवर्टी लगातार राइज होती रही। पॉवर्टी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 21.6% पॉपुलेशन स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और इसको अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, इस तरह से बात करूं तो 1/5 पॉपुलेशन, कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के पुअर पर्सन रहते हैं इंडिया में, ये हमारे पास ड्रॉबैक था। चलिए कुछ पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं, लेकिन पिक्चर के साथ। देख रहे होंगे कि क्या कंडीशन हमारे कंट्री की यहां दिखाई जा रही है। अराउंड 21.6% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी, पूरे कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी। तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन राइज हो रहा था, महंगाई राइज हो रही थी, इसलिए लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजें भी परचेज नहीं कर पा रहे थे। ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग का सेकंड ड्रॉबैक रहा, लगातार महंगाई का राइज होना। एंड पीपल आर नॉट एबल टू बाय इवन द नेसेसिटी गुड्स। इट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर के बीच में गैप लगातार इससे बढ़ता रहा।
अनएम्प्लॉयमेंट यानी कहा जाए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स को स्टार्ट किया लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को रिड्यूस नहीं कर सके, क्योंकि हमारे यहां पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अभी भी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई जब इंडस्ट्रीज उतना राइज नहीं होंगी, पॉपुलेशन इस हिसाब से राइज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन तो क्रिएट होगी और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ अभी भी उतना नहीं जा रहे, लेकिन काफी लोग एंगेज्ड भी हैं। तो ये हमारे यहां की तीसरी कंडीशन थी। फोर्थ अगर देखा जाए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए इकोनॉमिक भी उतना डेवलप हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही एरियाज था। सेमी अर्बन एरियाज की बात किया जाए, रूरल एरियाज की बात की जाए, स्टिल देयर इज सम रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। ये हम इकोनॉमिक की बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट, और सोशल की बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी है इंडिया में अभी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर हम लोग देख चुके हैं कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। डेवलप किया लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं भाई, इस टाइम पीरियड में प्लान किया गया था कि रिच एंड पुअर के बीच के गैप को फुलफिल करना है, लेकिन शायद उतना नहीं हो पाया। रिच हमारा रिचर होता चला गया, देख रहे होंगे, पैसे ही पैसा, और पुअर तो हमारी केवल डेली रिक्वायरमेंट्स की चीजें ही परचेज कर पा रहा था। मैं इनको पुअर तो नहीं कहेंगे, इनको मिडिल क्लास पीपल जरूर कह सकते हैं कि मिडिल क्लास अपनी केवल बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजें और अपनी डेली रूटीन की चीजें ही परचेज कर पा रहे हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक डिवाइड हो गया, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था वो डिक्रीज ना होकर इंक्रीज ही होता चला गया। अभी हम लोगों ने देखे ये सारे पॉइंट्स, एक बार लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। फेलियर्स, पॉवर्टी बढ़ी, 21.6% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी। इन्फ्लेशन बढ़ा, इसलिए लोग अपनी क्या नहीं परचेज कर पा रहे थे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो चीजें थी इसको भी परचेज नहीं कर पा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया गवर्नमेंट की स्कीम को स्टार्ट करने के बावजूद भी। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे हमारा इकोनॉमिक हो चाहे हमारा सोशल हो, वो उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि हो जाना चाहिए था। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप था वो भी आप लोगों का इंक्रीज होता चला गया, और आज भी कहीं इंडिया कास्ट सिस्टम पर अभी भी हम लोग हैं। ये इंडिया से खत्म नहीं हुआ है, ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स रहे 5 ईयर प्लान्स के इंप्लीमेंटेशन के बाद भी। चलिए, सारी पिक्चर हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा कि आपने इसमें क्या सीखा। और लास्ट, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वेट करिएगा। थैंक यू।